स्टूडेंट माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो पहले प्रश्न पर क्या पूछा गया, डेमोग्राफी क्या होता है। तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। इस तरह से आपको उत्तर लिख देना है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, जन्मजात रोग एवं उनके उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है। उसको कहते हैं जीन चिकित्सा कहते हैं। इस तरह से आपका इसका उत्तर हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, गुणसूत्र के ऊपर पूछा गया। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग है जो वंशागति के लिए आवश्यक है। क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर छोटे और मोटे धागे का रूप ले लेती है। इसे ही क्या कहते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्रोमेटिन क्या होता है, पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाता है। इस तरह से आपको उत्तर देना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न पर क्या पूछा गया, एप्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। जब फर्टिलाइज एग गर्भाशय से नहीं जुड़ता बल्कि किससे जुड़ता है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब एब्डोमिनल कैविटी या गर्भाशय ग्रीवा से जाकर जुड़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, एप्टोपिक प्रेगनेंसी या अस्थानिक गर्भावस्था कहा जाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग निर्धारण का एक्स का किसने दिया था। तो हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था इसको। उसके बाद लिंग निर्धारण किस तरह से होता है इसको आपको समझाना है। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है। वैसे मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें 22 जोड़े एक समान होता है जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ा अन्यों से भिन्न होता है, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर के 23वें जोड़े गुणसूत्र में से एक बड़ा तथा एक छोटा होता है, इसे एक्स वाई से प्रदर्शित किया जाता है। मादा के 23वें जोड़े के गुणसूत्र एक समान होता है, इन्हें एक्स एक्स से व्यक्त करते उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनता है। एक होता है आपका एक्स 22+X, दूसरा होता है 22+Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनके विपरीत मादा के सभी अंडाणु में 22+X गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो संतान होगा वो मादा होती है। लेकिन जब किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान XY लिंग गुणसूत्र होता है और संतान क्या होता है, नर होता है। इस तरह से आपको उत्तर देना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं किस तरह से इसको लिखना है। इसको पहले देख लेते हैं, मेंडल के नियमों का जैविक अनुप्रयोग के बारे में लिखे। तो मेंडल के नियमों के महत्व को ही लिखना है। संकरण के उपयोग करके उपयुक्त लक्षण वाली संतति को प्राप्त किया जा सकता है। मेंडलवाद के आधार पर अशुद्ध एवं शुद्ध पौधों का चुनाव किया जा सकता है। वंशानुक्रम रोगों की खोज एवं उनका निवारण किया जा सकता है। संकरण के द्वारा संतानों के भावी गुण का पता लगाया जा सकता है। रोग प्रतिरोधी फसलों को तैयार किया जा सकता है। अनाज के उच्च किस्में प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको 6 पॉइंट पर उत्तर देना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, केंद्रीय संगठन गुणसूत्र किसे होता है, जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। सभी वनस्पतियों व जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाली तंतु रूपी पिंड होते हैं जो आनुवंशिक गुणों को निर्धारित एवं संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग है जो वंशागति के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, एमनियोसिंथेसिस से समाज को क्या नुकसान है स्पष्ट करने। एमनियोसिंथेसिस एक प्रसव के पूर्व किए जाने वाला क्या होता है, परिरक्षण प्रक्रिया होता है, जो कि आमतौर पर गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे तिमाही के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है, दूसरे या तीसरे तिमाही के दौरान किया जाता है। या कुछ गुणसूत्र स्थितियों जैसे डाउन सिंड्रोम या आनुवंशिक स्थितियों जैसे कि सिस्टिक
फाइब्रोसिस का निदान कर सकता है। इसमें भ्रूण के बारे में यह पता लगाया जा सकता है कि वह नर है कि मादा है, जिससे कि बच्चों की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। इससे समाज को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, 21 एकाधिसूत्रता क्या है, इस परिवर्तन से पीड़ित के लक्षण। इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। जो 21वीं डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। यह एक आनुवंशिक विकार है जो असामान्य कोशिका विभाजन के कारण गुणसूत्र की 21 अतिरिक्त आनुवंशिक सामग्री की वजह से होता है। ऐसे व्यक्ति में 45+2 यानी कि 47 गुणसूत्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो ललाट होता है वो चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, हथेली और पैर एवं भद्दे, मुंह खुला हुआ, नेत्र तिरछे, जिह्वा मोटी, मस्तिष्क असामान्य होता है। इस तरह से आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में लिख देना है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करें तो जीवों में विभिन्नता को उनकी उत्पत्ति के संलग्न कारकों के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया, स्पष्ट यहाँ पर करना है। विभिन्नता, यह सत्य है कि जीव अपने जनकों के समान पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होते रहते, इसके बावजूद कोई भी दो जीव एक समान नहीं होते। यदि एक जनक की 2 या 2 से अधिक संतानें क्या होती यहाँ पर होती है, तो भी वे अपने जनक के समान होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जीवों की इस लक्षण को इंडिविजुअल यूएलिटी कहते हैं। इसी प्रकार एक जाति और एक जनकों के संतानों में समानता के बावजूद अंतर होते उसे वेरिएशन विभिन्नता कहते हैं। सबसे पहले बात करें तो विभिन्नता के 2 प्रकार होता है। आनुवंशिक विभिन्नता, ऐसी विभिन्नता जिसकी वंशागति होती है। दूसरा होता है वातावरणीय विभिन्नता, यह वह विभिन्नता है जिनकी वंशागति नहीं होती है। ऐसी विभिन्नता को पर्यावरणीय कारकों जैसे कि प्रकाश, ताप, नमी, भोजन आदि की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाता है। फिर नीचे आपको और भी कारण आपको बताना है। कारण में किस तरह से लिखना है आपको इस तरह से देख लीजिए। आनुवंशिक विभिन्नता निम्न कारणों के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, जब किसी जीव के गुणसूत्रों का संख्या बदल दिया जाता है तब उन पर स्थित आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण विभिन्नता उत्पन्न होते हैं। दूसरा है जीन उत्परिवर्तन, जीन संरचना में परिवर्तन के कारण आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, इसके कारण जीन के विन्यास तथा संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिनसे जीवों में विभिन्नता उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से आपको उत्तर करना है। अगला पॉइंट है लैंगिक जनन। इस जनन के समय जीन विनिमय के कारण भी विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आपको पूरा उत्तर इसका लिख देना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है और उनको समझते हैं। यहाँ पर एक संकरी क्रॉस क्या होता है, F2 पीढ़ी के जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात देते हुए इसको एक्सप्लेन करना है। तो किस तरह से आपको उत्तर देना है इस वीडियो पर देखते हैं। वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके ऑल सब्जेक्ट असाइनमेंट का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट आपको बन जाएगा, वहाँ से जाकर सभी सब्जेक्ट का आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो एक संकर क्रॉस वह संकरण होता है जिसमें एक जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मटर के लंबे पौधे टीटी तथा बौने पौधे स्मॉल टीटी के साथ कराया गया संकरण। इस संकरण में पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे बनते हैं और F2 पीढ़ी के लंबे एवं बौने पौधों के बीच फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है। तो इस तरह से इसको आपको करना है। उसके बाद इस चित्र को आपको बना लेना है। किस तरह से आपको चित्र बनाना है, यहाँ से आप देख सकते हैं चित्र को इस तरह से बनाना है। लंबा पौधा टीटी, बौना पौधा टीटी के जनक पौधे P1, कृत्रिम परागण होता है। उसके बाद इस तरह से आपको चेकर बोर्ड में आपको समझाना है। इस तरह से आपको इसको बना लेना। इस तरह से आपका बनेगा टीटी एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे। इस तरह से इसको मटर के एक संकरी क्रॉस का परिणाम एवं इस तरह से आपको शुद्ध बौना पौधा, 2 संकर लंबे, इस तरह से और इस तरह से आपको समझा देना है। उसके बाद है इसका आगे की पॉइंट में आप किस तरह से लिखेंगे, जबकि इसका फिनोटाइप जो अनुपात होता है उसको आपको लिखना है 1:2:1, यानी कि एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे, एक शुद्ध बौने का होता है। इस तरह से आपका पूरा
हो जाता है। एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात पता करना था। इस तरह से आपका सभी उत्तर हो जाता है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।